जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 21 में आपने देखा कि नेताजी बैंकॉक पहुंच गए थे। रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों और बैंकॉक तक सुरक्षित पहुंचे आजाद हिंद फौज के अन्य सैनिकों के रहने तथा खाने पीने का इंतजाम करना उन हालात में आसान काम नहीं था। नेताजी दिन रात इसी बंदोबस्त में लगे थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए 21 मई 1945 को बैंकॉक से जारी संदेश में उन्होंने कहा था, वह सेना हारती है जो हार स्वीकार कर लेती है। बर्मा में मिली हार से भविष्य का हमारा कार्यक्रम बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है। चलो दिल्ली अब भी हमारा नारा और युद्ध घोष है। संभव है कि हम इंफाल के रास्ते से दिल्ली नहीं जाएंगे, पर दिल्ली जाने के और भी कई मार्ग हैं। बर्मा में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के बारे में 30 मई 1945 को बयान जारी करते हुए नेताजी अंग्रेजों को चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, अंग्रेजों को लगता है कि हम उनके अत्याचारों का प्रतिकार नहीं कर सकते और वे हमारे अफसरों और सैनिकों के साथ जो चाहे कर सकते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। यदि आजाद हिंद फौज के अफसरों के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना जारी रहता है तो हम बदला लेने के रास्ते और तरीके जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद नेताजी मलाया जाते हैं, जहां आजाद हिंद फौज की 3री डिवीजन युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। तब 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल घोषणा करते हैं कि उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी और वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके बदले में वे भारतीयों से युद्ध में सहयोग की आशा रखते हैं। वायसराय लॉर्ड वेवेल कांग्रेस के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। वॉवेल के प्रस्ताव पर भारत में कांग्रेस के नेताओं का उत्साह देखकर नेताजी बेचैन थे। वे लगातार रेडियो संदेश के जरिए कांग्रेस पर दबाव बनाते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी बात पर अंग्रेजों से समझौता नहीं करना है। 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। वहां 2 प्रमुख पार्टियां थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। उन दिनों कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और वे भारत की आजादी के धुर विरोधी थे। वे चाहते थे कि भारत को आजादी दिए बिना कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो जाए, जिससे उन्हें चुनाव में फायदा हो और सुदूर पूर्व में चल रहे युद्ध में जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत से बड़ी संख्या में सैनिक मिल सकें। इसलिए अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने की दावत दी। उस समय समझौते का विरोध करने वाले कांग्रेस के अनेक नेता जेलों में बंद थे। सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को छोड़ा गया था और अंग्रेज उन्हीं के साथ समझौता करने की फिराक में थे। लेकिन नेताजी इस संभावित समझौते के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत की आजादी के बारे में ब्रिटेन की लेबर पार्टी का रवैया अपेक्षाकृत उदार था और इस बात की संभावना थी कि यदि 5 जुलाई को होने वाले चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो उस सरकार के साथ बेहतर डील हो सकती थी, बेहतर नेगोशिएशंस हो सकती थी। इसके उलट अगर चुनाव से पहले कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में कोई समझौता हो गया तो कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव में लाभ होगा और लेबर पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर भारत की आजादी पर पड़ेगा। नेताजी को लगता था कि कांग्रेस में भी कुछ लोग समझौते के पक्ष में थे। इस कारण 16 जून से लेकर 29 जून तक वे हर रोज आजाद हिंद रेडियो पर भारत की जनता के नाम लंबे लंबे संदेश प्रसारित कर रहे थे, जिससे देश भर में समझौते के विरुद्ध वातावरण बनाने में मदद मिल सके और कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर अंग्रेजों से समझौता नहीं करने का दबाव डाला जा सके। नेताजी के भाषणों को भारत में भी खूब सुना जा रहा था। 19 जून को आजाद हिंद रेडियो सिंगापुर से नेताजी ने कहा, यदि सुदूर पूर्व में ब्रिटेन का साम्राज्यवादी युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कांग्रेस के नेता करते हैं तो हमारे पास अपने ही देशवासियों के विरुद्ध लड़ने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होगा।
वे आगे कहते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वॉवेल के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके अवश्यंभावी परिणामों के बारे में सोच लें, क्योंकि तब कांग्रेस नेताओं को कम से कम 5 लाख भारतीय सैनिकों को भारत बर्मा बॉर्डर पर या बर्मा के अंदर ही नहीं बल्कि बर्मा से दूर देशों और प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्ध के लिए लड़ने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं पूरे सम्मान के साथ महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या वे सुदूर पूर्व में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्ध को लड़ने के लिए 5 लाख भारतीय लोगों का जीवन कुर्बान करने की जिम्मेदारी लेंगे? 21 जून के रेडियो प्रसारण में नेताजी ने फिर यही दोहराया और एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया था उस भाषण में। उनका कहना था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमानों के लिए आरक्षित कोटे से वायसराय केवल मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कह रहे हैं और दलितों के लिए आरक्षित सीट से सदस्य वे स्वयं चुनने का इरादा रखते हैं। यदि ऐसा समझौता कांग्रेस करती है तो यह बेहद घातक होगा, क्योंकि फिर कांग्रेस का अस्तित्व केवल ऊंची जाति के हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में ही रह जाएगा, जो न भारत के हित में होगा न कांग्रेस के। 21 जून के संबोधन के अंत में वे भारत की जनता का आह्वान करते हुए कहते हैं, भारत के भाग्य का उत्तरदायित्व भारत की जनता का है, न कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। इसलिए इस अशुभ प्रस्ताव के विरुद्ध जोरदार आंदोलन छेड़ दें और सुनिश्चित करें कि 5 जुलाई 1945 से पहले ही यह रद्दी के ढेर में फेंक दिया जाए। दोस्तों, भारत में नेताजी के विरुद्ध अंग्रेजों और उनके चाटुकारों द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा था। तब 26 जून 1945 को सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो से नेताजी की आवाज फिर गूंजी। भारत की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते का विरोध करने के कारण देश में कई नेता मुझ पर क्रोधित हैं। वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा की गई भारी भूलों पर बोलने के कारण भी मुझ पर क्रोधित हैं। ये नेता जापान की मदद लेने के कारण मुझे गाली देते हैं। जापान की मदद लेने पर मैं शर्मिंदा नहीं हूं। जापान के साथ मेरा सहयोग इस आधार पर है कि जापान भारत की आजादी को स्वीकारता है और इसने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद को मान्यता दी है। लेकिन वे ही लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सहयोग करना और ब्रिटेन का साम्राज्यवादी युद्ध लड़ना चाहते हैं। वे भारत में ब्रिटेन के वायसराय के अधीनस्थ पद स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। नेताजी आगे कहते हैं, आजाद हिंद फौज को भारतीय भाषा में भारतीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। यह फौज भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलती है और इसके नारे भारत के राष्ट्रीय नारे हैं। इस फौज के अधिकारी भारतीय हैं और भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षित हैं। युद्ध के मैदान में यह सेना भारतीय कमांडर्स के नेतृत्व में लड़ती है, जिनमें से कई जनरल के रैंक तक पहुंच गए हैं। यदि यह सेना कठपुतली सेना है तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को क्या कहेंगे, जो ब्रिटिश अफसरों के नेतृत्व में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्ध को लड़ रही है। क्या 25 लाख की सेना में एक भी जनरल के रैंक के योग्य नहीं है? दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने पर अंग्रेजों ने भारत से सेना में जमकर भर्तियां की थी। नेताजी के अनुसार ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय सैनिकों की कुल संख्या लगभग 25 लाख थी। युद्ध के खत्म होते ही वे सब सैनिक जिन्हें युद्ध के लिए ही भर्ती किया था, उन्हें नौकरी से निकाला जाना था। शांति काल में इतनी बड़ी सेना का आर्थिक बोझ अंग्रेज नहीं उठा सकते थे। नेताजी का मानना था कि यदि विश्व युद्ध के समाप्त होने से पहले भारत आजाद नहीं हुआ तो वे लाखों सैनिक जिनकी नौकरी जाएगी, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आसानी से बगावत के लिए तैयार किया जा सकता है। इन हालात में 27 जून 1945 को सिंगापुर से दिए रेडियो संदेश में नेताजी भारत की जनता से कहते हैं, ब्रिटिश रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय सैनिकों की संख्या 25 लाख है। इनमें से अनेक राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवादी विचार रखते हैं। जब इस फौज को तोड़ा जाएगा
यदि तब तक भारत आजाद नहीं हुआ तो सशस्त्र विद्रोह के लिए वह सही समय होगा। इस युद्ध का एक लाभ यह हुआ है कि 25 लाख भारतीय हथियार चलाना सीख गए हैं। जब उन्हें सेना से निकाला जाए तब वे अंग्रेजों के शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियार छीन लें, जिनसे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा जा सके। दुश्मन के हथियारों को उसी के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए वर्ष 1930 की चटगांव आर्मरी रेड श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, नेताजी के उन रेडियो संदेशों ने बड़ा असर दिखाया था। फरवरी 1946 में हुई रॉयल इंडियन नेवी की ऐतिहासिक बगावत, जिसमें 20,000 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों ने भाग लिया था और जिसे लास्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जाता है, वो भी नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज से प्रेरित थी। उस घटना पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। 25 जून से शुरू हुई शिमला कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना आजाद ने उस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का पक्ष रखा था। 29 जून के रेडियो संदेश में नेताजी ने गांधी जी के उस निर्णय के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। हालांकि बर्मा में आजाद हिंद फौज युद्ध हार गई थी, लेकिन नेताजी अब भी दिन रात इसी फिक्र में लगे थे कि कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। 4 जुलाई को समस्त पूर्व एशिया में नेताजी द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की कमान संभालने की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। उस दिन सिंगापुर के प्रत्येक मंदिर, मस्जिद और चर्च में नेताजी की लंबी आयु और उनके अभियान की सफलता के लिए प्रार्थनाएं की गईं। शाम को विशाल जनसभा हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और उनके हृदय सम्राट नेताजी सुभाष ने उन्हें 2 घंटे से भी अधिक समय तक संबोधित किया। इसके बाद 8 जुलाई को नेताजी ने सिंगापुर में समुद्र के किनारे आजाद हिंद फौज के शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक की नींव रखी। फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इन महाविनाशक हमलों ने जापान की कमर तोड़ दी थी और 10 अगस्त को खबर आई कि सोवियत संघ ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।